क्या बिहार की कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ाई से ज़्यादा लड़ाई होने लगी है? क्या दो बड़े शिक्षकों की आपसी लड़ाई अब कानूनी लड़ाई, हिंसा और मौत के आरोपों तक पहुंच चुकी है? आखिर खान सर और रोशन आनंद सर के बीच ऐसा क्या हुआ कि पूरा बिहार इस विवाद को देखने लगा है? आज हम आपको बताएंगे इस पूरे विवाद की शुरुआत से लेकर हालिया घटनाओं तक की पूरी कहानी। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। खान सर, जिनका नाम फैसल खान बताया जाता है, देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में गिने जाते हैं। उनका खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान बिहार समेत पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यूट्यूब पर लाखों छात्र उनकी क्लास देखते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में उनकी पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ रोशन आनंद ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक हैं। बिहार पुलिस, दरोगा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने में उनकी पहचान काफ़ी मजबूत मानी जाती है। पटना के ऑफलाइन कोचिंग मार्केट में उनका बड़ा नाम है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह विवाद अचानक शुरू नहीं हुआ। दोनों संस्थान वर्षों से पटना के मुसल्लापुर इलाके में संचालित हो रहे हैं। छात्रों, रिजल्ट और मार्केट शेयर को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से प्रतिस्पर्धा चल रही थी। बिहार पुलिस रिजल्ट और पोस्टर युद्ध को लेकर सब चीज़ें आगे जाके हुई। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार पुलिस भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के रिजल्ट आने के बाद दोनों संस्थानों ने बड़ी संख्या में सफल छात्रों का दावा किया। हालांकि कहीं 10,000 सफल छात्रों का दावा हुआ तो कहीं 12,000 का। इसके बाद पोस्टर लगाने और हटाने को लेकर तनाव बढ़ गया। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर परीक्षा के टॉपर अभिषेक पटेल को लेकर भी विवाद हुआ। दोनों संस्थाओं ने दावा किया कि टॉपर उनका छात्र था। रोशन आनंद ने आरोप लगाया कि टॉपर को पैसे देकर प्रचार किया गया, जबकि अभिषेक पटेल ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार विवाद का एक बड़ा कारण किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस भी बताया गया। यह पटना का बड़ा कोचिंग हब है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि खान सर ने समय के साथ कई बंद हो चुकी कोचिंगों के हाल और भवन किराए पर लेकर अपना विस्तार किया। रिपोर्टों के अनुसार सन 2019, 21 और 23 में भी दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमले, तोड़फोड़ और हिंसा के आरोप लगाए। दोनों पक्षों ने अलग अलग समय पर पुलिस शिकायतें भी दर्ज कराई। बात है 2 जून 2026 की घटना की। 2 जून 2026 को विवाद अचानक राष्ट्रीय खबर बन गया। रिपोर्टों के अनुसार खान सर के संस्थान पर हमला, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी हुई। सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की खबर भी सामने आई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि खान सर के सुरक्षा कर्मियों द्वारा हवाई फायरिंग किए जाने की बात भी रिपोर्ट हुई। घटना के बाद कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। रोशन आनंद और उनके सहयोगियों का नाम भी मामले में सामने आया। पुलिस जांच शुरू हुई और विवाद और गहरा गया। इसके बाद कहानी ने नया मोड़ लिया। रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव, जिनका नाम एफआईआर में बताया गया था, नेपाल के विराटनगर के एक होटल में मृत पाए गए। यह घटना पूरे विवाद का सबसे बड़ा संवेदनशील हिस्सा बन गई है। भाई की मौत के बाद रोशन आनंद ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि उनके भाई की मौत एक साजिश का हिस्सा है। उन्होंने खान सर पर गंभीर आरोप लगाए और जांच की मांग की। दूसरी तरफ खान सर ने इन आरोपों को खारिज किया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने कहा कि आरोप बेबुनियाद है और वे जांच में सहयोग करेंगे। हाल ही में अदालत से जमानत मिलने के बाद रोशन आनंद ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आकर खान सर पर आरोप लगाए। उन्होंने नार्को टेस्ट जैसी भी मांगी उठाई। कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि यह विवाद अब केवल कोचिंग तक सीमित नहीं रहा। जातीय राजनीति और सामाजिक बयानबाजी भी इस विवाद का हिस्सा बनती दिखाई दी। अब हम देखेंगे आगे क्या होता है। बिहार पुलिस और बिहार के जो प्रशासन है वो इस घटना को किस रूप में आगे देखती है। फिलहाल अब यही होना चाहिए कि दोनों लोग का बात सुनी जाए, उसके ऊपर आगे कार्रवाई की जाए। अगर इस प्रिंस यादव की मौत की मिस्ट्री और बढ़ता विवाद को देखेंगे तो एक तरफ पटना का सबसे चर्चित कोचिंग विवाद, दूसरी तरफ नेपाल के एक होटल में मिली एक युवक की लाश। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी है? आखिर प्रिंस यादव की मौत ने खान सर और रोशन आनंद के विवाद को देश भर की सुर्खियों में क्यों ला दिया? 14 जून 2026 को खबर आई कि रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव का शव नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में मिला है।
प्रिंस यादव वही व्यक्ति थे जिनका नाम खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए हमले और तोड़फोड़ मामले की एफआईआर में भी सामने आया था। उनकी मौत के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2 जून को हुई हिंसा के बाद पुलिस जांच तेज हो गई थी। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रिंस यादव नेपाल चले गए थे। हालांकि इस संबंध में पुलिस की अंतिम आधिकारिक रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। प्रिंस यादव की मौत के बाद कई सवाल उठे। मौत कैसे हुई? क्या एक नेचुरल डेथ थी? क्या कोई साजिश थी? नेपाल में उनके साथ कौन कौन लोग थे? इन सवालों के जवाब अभी जांच एजेंसियां तलाश कर रही हैं। फिलहाल अब किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। जमानत मिलने के बाद रोशन आनंद मीडिया के सामने आए और उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि उनके भाई की मौत एक साजिश का परिणाम है तथा खान सर को जिम्मेदार बताया। साथ ही उन्होंने मामले की गहन जांच और नार्को टेस्ट की मांग भी की है। इन आरोपों पर खान सर के प्रतिक्रिया अगर की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि इस आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। उन्होंने प्रिंस यादव की मौत पर दुख व्यक्त किया और कहा कि जांच एजेंसियां सच्चाई सामने लाएंगी। उन्होंने जांच में सहयोग करने की बात भी कही है। प्रिंस यादव की मां ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि उनका बेटा पूरी तरह स्वस्थ था। उन्होंने कहा कि घटना वाले दिन उन्हें बेटे से ठीक तरह से बात नहीं करने दी गई और बाद में मौत की खबर मिली। परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामला केवल कोचिंग संस्थानों तक सीमित नहीं रहा। कुछ राजनीतिक नेताओं ने भी बयान दिए और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग उठाई। इससे विवाद और अधिक चर्चित हो गया। अब तक पुलिस ने किसी भी आरोप को अंतिम रूप से सही या गलत नहीं बताया है। जांच एजेंसियां उपलब्ध साक्ष्यों, होटल रिकॉर्ड, मोबाइल डेटा और अन्य जानकारियों की जांच कर रही है। अगर सोशल मीडिया पर भी इस सब वजहों से बहुत ज़्यादा बयानबाजी चालू हो गई है। विवाद बढ़ने के बाद सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंट गया। एक वर्ग खान सर के समर्थन में दिखा तो दूसरा रोशन आनंद के आरोपों की जांच की मांग करता नजर आया। हालांकि सोशल मीडिया की राय कानूनी सच्चाई नहीं मानी जाती, लेकिन अंतिम निर्णय जांच और अदालत की प्रक्रिया से ही होगा। इस विवाद ने बिहार की कोचिंग इंडस्ट्री की प्रतिस्पर्धा, प्रचार प्रसार और संस्थानों के बीच बढ़ते टकराव पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कई शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि छात्रों के हित को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और प्रतिस्पर्धा जो हो भी रही है वो एक सही तरीके से होनी चाहिए। एक तरफ आरोप है, दूसरी तरफ इनकार। एक तरफ नेपाल में हुई रहस्यमयी मौत, दूसरी तरफ चल रही पुलिस जांच। सच क्या है, यह आने वाले दिनों की जांच और अदालत की प्रक्रिया तय करेगी। लेकिन कहना बड़ा ही मुश्किल है कि आगे क्या होगा, क्योंकि इस केस में टाइम बहुत जाएगा दोस्तों। क्योंकि अब खान सर को भी हम गलत नहीं कर सकते और रोशन आनंद यादव को भी गलत नहीं कर सकते हैं। लेकिन 2 जून 2026 की हिंसा कोई अचानक घटना नहीं थी। इसके पीछे कई वर्षों की प्रतिद्वंदिता, आरोप प्रत्यारोप, छात्र राजनीति, कोचिंग मार्केट की कंपटीशन और बढ़ता तनाव छिपा हुआ था। पटना का हब अगर कोचिंग का कहें तो वह मुसल्लापुर हॉट इलाका वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का बड़ा केंद्र माना जाता है। यहीं पर खान सर की खान ग्लोबल स्टडीज़ और रोशन आनंद की ज्ञान बिंदु जैसी संस्थानों ने अपना प्रभाव बढ़ाया। छात्रों की संख्या और रिजल्ट को लेकर दोनों संस्थानों के बीच कंपटीशन लगातार बढ़ता रहा है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच विवाद नया नहीं था। विभिन्न छात्र आंदोलनों, कोचिंग प्रचार और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर कई बार टकराव की स्थिति बनी। हालांकि उस समय विवाद स्थानीय स्तर तक ही सीमित रहा। रोशन आनंद के खिलाफ दर्ज पुराने मामलों में एक कोचिंग संबंधित विवाद का भी उल्लेख हुआ है। बाद में अदालत में जमानत सुनवाई के दौरान भी इस पुराने विवाद का जिक्र सामने आया। समय के साथ दोनों संस्थानों ने बड़े बड़े रिजल्ट दावे करने शुरू किए। सोशल मीडिया, पोस्टर, बैनर और टॉपर मार्केटिंग के कारण कंपटीशन और तेज हो गई। छात्रों को आकर्षित करने की होड़ ने दोनों संस्थानों को आमने सामने ला दिया। 2026 के शुरुआती महीनों में बिहार पुलिस, बीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों के बाद दोनों संस्थानों के समर्थकों के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बहस देखी गई। कई वीडियो और बयान
बयान वायरल होने लगे, जिससे माहौल और गर्म हो गया। 2 जून की रात पटना में खान सर के कोचिंग के बाहर हिंसा हुई। एफआईआर के अनुसार 15-20 लोगों का समूह संस्थान के बाहर पहुंचा, पत्थरबाजी की और काफ़ी सारा नुकसान पहुंचाया और एक सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट भी की। एफआईआर में कहा गया कि सुरक्षा गार्ड को चोटें आईं। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है और बड़ी संख्या में छात्र भी डर गए थे। घटना के दौरान खान सर के सुरक्षाकर्मियों द्वारा हवाई फायरिंग की जाने की बात सामने आई। बाद में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और गार्डों के बयान के आधार पर इस पहलू की जांच भी शुरू की। घटना के बाद केवल एक नहीं बल्कि 2 एफआईआर और कई प्रत्यारोप सामने आए। यही कारण है कि मामला साधारण मारपीट से बढ़कर कानूनी लड़ाई में बदल गया। 3 जून 2026 को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रोशन आनंद और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया और मामला अदालत तक पहुंच गया। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सुरक्षा गार्डों के बयानों के आधार पर खान सर के खिलाफ भी कानूनी प्रक्रिया शुरू की। हालांकि बाद में उन्हें अंतरिम राहत मिली और उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई तय हुई। पहले निचली अदालत ने रोशन आनंद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बाद में उन्होंने जमानत मिल गई और वे जेल से बाहर आए। जमानत मिलने के तुरंत बाद खबर आई कि रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव नेपाल के विराटनगर में मृत पाए गए हैं। प्रिंस यादव का नाम भी 2 जून वाले एफआईआर में शामिल था। नेपाल पुलिस के शुरुआती बयान के अनुसार प्रिंस यादव को अस्वस्थ महसूस होने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। मौत के कारणों की जांच अभी भी महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है। प्रिंस यादव की मौत के बाद रोशन आनंद ने खान सर पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद कुछ राजनीतिक नेताओं ने भी बयान दिए, जिससे मामला और आर्थिक अधिक चर्चित हो गया। लेकिन अभी तक किसी जांच एजेंसी ने इस आरोप की पुष्टि नहीं की है। जांच जारी है। क्या 2 जून की हिंसा सिर्फ कोचिंग कंपटीशन का परिणाम थी? क्या प्रिंस यादव की मौत का इससे कोई संबंध है? क्या जांच एजेंसियां इन सवालों का जवाब दे पाएंगी? देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि जब 2 बड़े शिक्षकों की लड़ाई संकट सड़क से निकलकर कोर्ट तक पहुंच जाए, जब एफआईआर, गिरफ्तारी, जमानत और गंभीर आरोपों का दौर शुरू हो जाए, तब मामला सिर्फ विवाद नहीं रह जाता है, बल्कि एक कानूनी जंग बन जाता है। 2 जून 2026 को खान सर के कोचिंग संस्थान में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों ने इंस्टीट्यूट के बाहर पत्थरबाजी की, तोड़फोड़ की और सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की। इसी मामले में रोशन आनंद और कई अन्य लोगों के नाम सामने आए। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और लोगों के बयान और अन्य सबूतों को जुटाना शुरू किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कई संदिग्धों की पहचान की गई और पूछताछ शुरू हुई। पुलिस कार्रवाई के बाद रोशन आनंद को गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी ने पूरे बिहार के कोचिंग जगत में हलचल मचा दी। उनके समर्थकों ने इसे गलत कार्रवाई बताया, जबकि दूसरे पक्ष ने इसे कानून की समान प्रक्रिया कहा है। रोशन आनंद की ओर से अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई। शुरुआती चरण में उन्हें राहत नहीं मिली, लेकिन बाद में अदालत से जमानत मिल गई और वे जेल से बाहर आए। विवाद के दौरान खान सर का नाम भी कानूनी प्रक्रिया में आया। उनके वकील ने स्पष्ट किया कि वे आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और अग्रिम जमानत के लिए बेल करेंगे। रोशन आनंद पक्ष का कहना था उनके खिलाफ कार्रवाई एक तरफा की गई। वहीं दूसरी तरफ खान सर पक्ष का दावा था कि उनके संस्थान पर हमला हुआ और वे स्वयं पीड़ित पक्ष हैं। रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में हुई मौत के बाद कानूनी लड़ाई और जटिल हो गई है। हालांकि रोशन आनंद ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि इस घटना के पीछे साजिश हो सकती है। हालांकि इन आरोपों को अभी तक किसी की जांच एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है। जमानत मिलने के बाद रोशन आनंद ने नार्को टेस्ट कराने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि इससे सच्चाई सामने आ सकती है। दूसरी ओर किसी भी नार्को टेस्ट के लिए कानूनी प्रक्रिया और संबंधित व्यक्तियों की सहमति महत्वपूर्ण होती है। 17 जून 2026 को रोशन आनंद ने खान सर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वे कई घंटों तक थाने में रहे, लेकिन तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने पुलिस पर भी सवाल उठाए।
इस पूरे मामले में अभी तक कोई अंतिम न्यायिक फैसला नहीं आया है। पुलिस जांच जारी है। प्रिंस यादव की मौत की परिस्थितियों की जांच जारी है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अदालतों ने कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की बात की है। जब तक जांच पूरी नहीं होती है और अदालत कोई निष्कर्ष नहीं देती, तब तक किसी भी आरोप को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता है। क्या यह सिर्फ दो कोचिंग संस्थानों की कंपटीशन है? क्या प्रिंस यादव की मौत इस विवाद से जुड़ी है? क्या अदालत और जांच एजेंसियां इन सभी सवालों का जवाब दे पाएगी? अभी इन सवालों के जवाब भविष्य के लिए चिंता के विषय हैं। अब देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि इसके ऊपर लोग राजनीति क्या कर रहे हैं, क्या अपना रिएक्शन दे रहे हैं, और तमाम चीज़ें हैं जिसको लेके अभी भी संशय बना हुआ है। लेकिन ये भी बड़ा ज़रूरी बात है कि इस घटना को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर खान सर और रोशन आनंद सर के समर्थकों के बीच तीखी बात शुरू हो गई है। दोनों पक्षों के वीडियो, बयान और आरोप तेजी से वायरल होने लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है आज के दौर में कई बड़े शिक्षक केवल शिक्षक नहीं रहे बल्कि सार्वजनिक व्यक्तित्व बन चुके हैं। उनके लाखों छात्र और फॉलोअर्स होते हैं। यही कारण है कि जब किसी शिक्षक पर आरोप लगता है तो छात्र भी भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। रिपोर्टों के अनुसार खान सर की ऑफलाइन दुनिया में और ऑनलाइन दुनिया में भी उतनी मजबूत पकड़ मानी जाती है, जबकि रोशन आनंद की ऑफलाइन कोचिंग में बड़ी उपलब्धि बताई जाती है। कई छात्रों और स्थानीय लोगों का मानना है कि यह प्रतिस्पर्धा वर्षों से चल रही थी और हाल की घटनाओं ने इसे सार्वजनिक रूप से उजागर कर दिया। कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विवाद का तत्काल कारण बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के परिणामों को लेकर लगाए गए पोस्टर और सफलता के दावे थे। दोनों संस्थानों ने बड़ी संख्या में चयनित छात्रों का दावा किया। इसके बाद पोस्टर प्रचार और संस्थागत प्रतिष्ठा को लेकर तनाव बढ़ा। जैसे जैसे विवाद बढ़ा, कुछ बयान जाति और धर्म से जुड़े मुद्दों तक पहुंच गए। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि दोनों पक्षों के कुछ बयानों ने विवाद को शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़ाकर सामाजिक और राजनीतिक बहस का रूप दे दिया। प्रिंस यादव की मौत और उसके बाद लगे आरोपों पर कई राजनीतिक नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी। कुछ नेताओं ने निष्पक्ष जांच की मांग की, जबकि कुछ ने पूरे मामले को कानून व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था से जोड़कर देखा। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी मामले में अदालत का फैसला आने से पहले सोशल मीडिया पर निष्कर्ष निकालना खतरनाक हो सकता है। इस मामले में भी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसियों और अदालत की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी आरोप को सिद्ध नहीं माना जा सकता है। इस विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि क्या कोचिंग संस्थानों के बीच कंपटीशन स्वस्थ रहनी चाहिए? शिक्षा विशेषज्ञों का मानना कि छात्रों का हित सबसे ऊपर होना चाहिए और जो ये कंपटीशन है दोनों के लोगों के बीच में पढ़ाई परिणाम और क्वालिटी तक सीमित रहनी चाहिए। कभी क्लासरूम में पढ़ाने वाले दो शिक्षक आज देश की सबसे चर्चित विवादित खबरों में शामिल हैं। लेकिन इस पूरी कहानी सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आरोप और जवाबी आरोपों के बीच सच्चाई का फैसला केवल जांच एजेंसी और अदालत ही कर सकती हैं। तो अब हम देखेंगे कि जब तक ये न्याय और आगे की कार्रवाई की जाएगी तब तक क्या होगा। लेकिन कहीं न कहीं पूरा बिहार और पूरा शिक्षा वर्ग, पूरा समूह चाहता है इस घटना को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, और जिसके बाद में जो एक बहुत बड़ा समूह आता है, वर्ग आता है स्टूडेंट्स का, उनको अच्छी शिक्षा और उनका भविष्य बनाया जाए। आपसी विवाद को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, क्योंकि इसमें किसी का भला नहीं है। नाम खराब होगा बिहार का, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का और इवन शिक्षा स्तर का। तो मिला जुला के यही बात है कि इस पे कानूनी प्रक्रिया का इंतज़ार किया जाए कि जैसे कोई कानूनी प्रक्रिया आती है और इसका निदान किया जाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरे चैनल को, और मैं फिर आपसे दूसरी बार मुलाकात करूंगा। जैसे इस न्यूज़ पे कुछ अपडेट आता है मैं तुरंत लेके हाजिर रहूँगा आप लोग के बीच में। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए।
आपकी जो भी राय है इस घटना के बारे में कि किसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और आप न्यूज़ से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।